जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पर बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। साथियों, आज हम यहाँ पे प्रस्तावना शब्द संविधान में क्यों लाया गया, प्रस्तावना है क्या चीज़, इस सब की जानकारी करेंगे तथा प्रस्तावना में ये जानेंगे कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, कितने प्रकार की समता प्रदान की गई है, प्रस्तावना में ऐसा क्या कुछ कभी संशोधन किया गया है, इन सब की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। साथियों, आज हम यहाँ पे आइए देखते हैं प्रस्तावना लाया क्यों गया था। पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसी को हम आगे चल के प्रस्तावना संविधान में मान लिए थे। प्रस्तावना ये होता है किसी भी काम जो हो, जैसे घर में कोई काम होता है उसका एक पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है, ये कैसे किया जाएगा। उसी प्रकार से ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पीटी नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उसका यही मतलब था कि हमारे संविधान में क्या कैसे किया जाएगा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता कितनी होगी, राज्य क्या होगा, राज्य कैसा बनाया जाएगा, इन सबको उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने सम्मिलित किया गया था। ये पूछा जाता है कब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। उनका क्या नाम है, N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने इनको संविधान में प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जैसे कोई व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसी प्रकार से संविधान का आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तावना है। इसको किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। अब हम आगे देखते हैं हमारे राज्य के लिए प्रस्तावना में क्या भूमिका दी गई है, हमारा राज्य कैसा होना चाहिए। आइए एक बार हम प्रस्तावना की जानकारी पहले करते हैं पूरी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा बनाया जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात हमें अपने विचार को पूर्ण रूप से सोचने की स्वतंत्रता होगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब मैं किसी राष्ट्र के अधीन कार्य नहीं करूंगा, मैं किसी राष्ट्र के अधीन कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। हमारे राज्य जो थे वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये हमारे प्रस्तावना में राज्य के लिए कहा गया है। उसके बाद समाजवादी होगा, हमारा राज्य कैसा होगा, समाजवादी। समाजवादी शब्द कहाँ से लिया गया, समाजवादी हमारा एक बहुत बड़े, जिसे हम कहते हैं संविधानविद, उन्होंने दिया था समाजवादी शब्द। इसका मतलब होता है समाज के लिए। समाज के लिए जैसे समाजवादी कार्ल मार्क्स ने दिया था, समाजवादी शब्द जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसलिए संविधान में इसका प्रयोग 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रयोग ये लाया गया था। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी विशेष धर्म का बढ़ावा न देकर, कोई भी राज्य का होगा प्रधानमंत्री, वो किसी भी विशेष धर्म के बढ़ावा न दिया जाए, उसमें न वो किसी भी धर्म का बढ़ावा नहीं देगा। अब आगे देखते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य का अलग अर्थ है, लोकतंत्रात्मक अलग अर्थ है। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का, लोक मतलब जनता, लोकतंत्रात्मक जनता का लिए शासन। माननीय अब्राहम लिंकन साहब ने कहा है जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। यही शब्द जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र को परिभाषित करता है। और गणराज्य, हमारे भारत देश में अनेक राज्य हैं, इसीलिए इसको हम गणराज्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में, भाई भारत देश है, उसमें कितने सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में जीने की स्वतंत्रता, ये सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है।
आर्थिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा कितना भी धन अर्जित कर सकता है, लेकिन वह परिश्रम क्राइम के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब राजनैतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रधानमंत्री तक चुनाव हो, इसी यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो कि एक अच्छा बागडोर भारत के लिए कर रहे हैं। आइए हम विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति से क्या मतलब है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। हम बहुत ही आसानी सरल शब्दों में किसी को ठेस न पहुंचाकर अपने विचार को हम व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारे संविधान में आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। यही शब्द को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हम प्रस्तावना में शामिल किए हैं। इसीलिए आर्टिकल 9 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और जब हम मौलिक अधिकार लाएंगे, आपका अगला वीडियो होगा, उसमें हम बताएंगे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। उसमें दी गई बोलनिस, एक ट्रिक है, बोलनिस, बिजनिस, घूमनिस, अर्थात हम किसी को ठेस न पहुंचाकर कुछ भी बोल सकते हैं। किसी अगले व्यक्ति को ठेस न पहुंचाकर हम अपने विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बोलनिस, बिजनिस, हम कोई भी रोजगार खोल सकते हैं कहीं पर। घूमनिस, हम कहीं भी पूरे भारत में बिना किसी टैक्स को दिए हुए भ्रमण कर सकते हैं। ऐसे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 9 के तहत दी गई हैं। विश्वास धर्म, हम किसी भी धर्म में अपना विश्वास रख सकते हैं। ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हम उसमें अपनी मतलब अपना विचार रख सकते हैं, उसमें हम अपनी आस्था रख सकते हैं। और उपासना की स्वतंत्रता, हम किसी भी देवी देवता की उपासनाएं कर सकते हैं, किसी को हम अपना सब कुछ मान सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत दी गई हैं। अब हम आते देखते हैं समता कितने प्रकार की। समता का अर्थ होता है समानता। समता का अधिकार हम जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, उसमें समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच दिया गया है। अब उसमें देखते हैं समता क्या चीज़ होता है। समता मतलब होता है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अर्थात हमारी भी एक प्रतिष्ठा होगी। इसीलिए SC/ST एक्ट लाया गया। हम किसी भी व्यक्ति को उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसके मानसिक अभिव्यक्ति को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, चोट नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए प्रतिष्ठा, उसकी भी एक प्रतिष्ठा है, वो भी एक आम जिंदगी जीना चाहता है, उसके हम आम जिंदगी जीने को दिक्कतों में नहीं ला सकते। इस प्रकार 2 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, प्रतिष्ठा और अवसर के। अवसर का मतलब होता है आर्टिकल 44, एक समान सिविल संहिता दिया गया है। अनुच्छेद 44 के तहत एक समान सिविल संहिता दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि हम भी कोई भी एग्जाम हो, सामान्य रूप से मैं भी भागीदार हो सकता हूं, हमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं कर सकता। यही अवसर की समानता, हमें भी बराबर का अवसर मिलना चाहिए। यही हमारे प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई, वो प्रतिष्ठा और वो अवसर की समानता है। आइए हम इसकी जानकारी एक अभी आगे चल के करेंगे, लेकिन एक बार हम प्रस्तावना की जानकारी करते हैं पहले डायरेक्ट। 2 प्रकार की समानता हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों का भी एक गरिमा होता है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता से मतलब क्या है, आइए हम इसका चर्चा करते हैं। राष्ट्र की एकता से मतलब होता है हमारे देश में इस समय 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जब हमारा वीडियो शूट किया जा रहा है। अब उसमें देखते हैं राष्ट्र की एकता से क्या मतलब है।
देखते हैं अलग अलग राज्य की अलग अलग बोलियां होती हैं, लेकिन जब हम चर्चाएं करते हैं कि हम किस देश के निवासी हैं, अलग अलग राज्य की अलग अलग खान पीन होता है, अलग अलग बोलियां होती है। जैसे साउथ में चले जाओ, उन लोगों को कुछ अलग बोली होगी, उन लोगों को कुछ अलग वेशभूषा होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम किस देश के निवासी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति हो, चाहे वो तमिलनाडु का व्यक्ति हो, चाहे पूर्वी हो, चाहे पश्चिमी गुजरात का हो, चाहे उधर अरुणाचल प्रदेश का हो, तो लेकिन वो कहेगा हम भारत देश के निवासी हैं। इसलिए इसी प्रकार हमें प्रस्तावना में दिया गया राष्ट्र की एकता, अर्थात जब हम राष्ट्र की बात आएगी तो हम लोग एक ही कहे जाएंगे। हमें राष्ट्र की जब बात आएगी तो हमें एक ही कहे जाएंगे। इसी यही बात का चर्चा प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। इसको कहा गया है राष्ट्र की एकता। अब आइए देखते हैं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। अखंडता, हमारा भारत एक है, उसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते। इस शब्द की चर्चा हमारे प्रस्तावना में कर दिया गया, इसीलिए नहीं तो हमारा पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत कई भागों में बढ़ जाता। राष्ट्र की एकता और अखंडता अर्थात अखंडता, इसका कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, भाईचारा नेश जिसे कहते हैं, बंधुता अर्थात सभी व्यक्तियों के अंदर ये भर दिया जाए, ये अंदर से विचार रख दिया जाए, जान लिया जाए कि हमारा राष्ट्र एक है, इसे हम अखंडित नहीं कर सकते। इस सब की चर्चाएं हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत की गई हैं। आगे देखते हैं उसके बाद क्या कहा गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए तथा उसके समझ बढ़ाने के लिए आगे आज इस संविधान में मित मार्गशीर्ष 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित मतलब अधिनियम के तहत, नियम कानून के तहत आत्मार्पित करते हैं। अर्थात हम अपने दिलो जान से, मतलब पूरे तन मन से इसके लिए हम हाजिर रहते हैं। इस प्रकार के हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। अब एक मामला आता है बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ। बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो उसमें कहा गया बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी के बाद बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ जो मामला था 1960 में आया था। कब आया था? बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ जो आया था, बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ जो आया था 1960 में आया था। उसमें यह कहा गया क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत 368 के अनुच्छेद 368 के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन उसमें सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 में आया था, इसकी चर्चाएं हम लिख चुके हैं। 1960 में आया तो कहा गया कि इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद बनाम भारत संघ एक मामला आया था। केशवानंद बनाम भारत संघ जब मामला आया 1973 ईस्वी में आया था। केशवानंद बनाम एक मामला जब आया, केशवानंद बनाम भारत संघ, केशवानंद बनाम भारत संघ, भारत संघ में कहा गया 1973 प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का अंग है, इसमें संशोधन
हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात जब मूल ढांचे में कोई परिवर्तन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्वतः ही निरस्त मान लेगी, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती संसद। लेकिन हाँ, समाज के उत्थान के लिए संशोधन इसमें किया जा सकता है, समाज के व्यक्तियों के उत्थान के लिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसीलिए हमारे संविधान में मात्र एक बार संशोधन किया गया, वो भी किया गया था बेलछावे संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा। बेलछावे संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से, आइए हम इसकी जानकारी करते हैं। बेलछावे संविधान संशोधन 1976, जब हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो पूरा एक वीडियो संविधान संशोधन पर ही लाएंगे, लेकिन आइए यहाँ इसकी जानकारी करते हैं जो महत्वपूर्ण 1976 ईस्वी में आया था। इसमें क्या कहा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा शब्द था, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द जोड़ा गया था। ये बेलछावे संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे? बेलछावे संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आइए हम आगे देखते हैं। एक बार हम इसको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, कितने प्रकार के समता दी गई है, इस सब का एक फिगर के माध्यम से जानकारी करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। लिखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है। स्वतंत्रता हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्ति को समाज की ज़रूरत होती है, अर्थ मतलब पैसा की ज़रूरत होती है, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, हर एक व्यक्ति सोचता है कि नेता विधायक मैं जरूर बनूं, राजनैतिक। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा। राजनीतिक न्याय, अगला हुआ 1 2 3, उसके बाद विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उपासना, इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें हमारे प्रस्तावना के अंतर्गत दी गई है। अब हम देखते हैं समता कितने प्रकार की है। समता जो है 2 प्रकार की दी गई है। समता मतलब समानता, ब्रैकेट में समानता हम लिख लेते हैं, समानता। समानता कितने प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता मतलब समानता, 2 प्रकार की समानता दी गई है। अब हम इसको ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए हम एक बार फिर दोहराते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उसी को हम आगे चल के संविधान में प्रस्तावना का रूप या उद्देश्य का या इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं।
उसके बाद MNA पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा। जैसे व्यक्तियों का आइडेंटिटी कार्ड होता है उसी प्रकार से संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तावना को माना जाता है। आइए हम इसकी चर्चा जल्दी से करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विश्वास विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा राष्ट्र की एकता को और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 क्रमिक को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। इसमें एक बार संविधान संशोधन किया गया है। वो कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक आर्थिक समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक 3 शब्द जोड़े गए थे। और उसके बाद इसमें 2 मामले किए गए थे। एक बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 में कहा गया था संविधान भारत का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद बनाम भारत संघ 1973 में कहा गया कि नहीं, जो है 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी के अन्य सब, अब अगला हमारा वीडियो मौलिक अधिकार पे आएगा। मौलिक अधिकार या 12वां अनुसूची ट्रिक के माध्यम से जल्दी से जल्द आपको याद कराएंगे। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा हमारा। अगला वीडियो अनुसूचियों पर होगा। अब मूल संविधान में अब आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से अपने प्यार को, लाड प्यार को दिखाते रहिए। हम ऐसा वीडियो आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।